how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड आई कैन गारंटी यू इस वन शॉट लेक्चर के बाद और अगर तुमने साथ में एनसीईआरटी के अपने सारे सॉल्यूशंस कर लिए यू कैन बी श्योर कि इस चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हर वर्ड प्रॉब्लम के हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर कैसे भी क्वेश्चन आते रहे आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब याद करो चैप्टर 3 क्या किया था हमने? लीनियर इक्वेशन। उसमें हमने क्या देखा था? किस तरह के होते हैं? जैसे हमारे पास है 3x + 7 = 4 इक्वल्स टू लग गया, मतलब इक्वेशन की बात हो रही है। एंड यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता था? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इधर डिग्री क्या थी? 1 थी। तो जब डिग्री 1 होती है तो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फिर जो हमारी डिग्री 2 वाले होते हैं, डिग्री 2 वाले कैसे होते हैं? डिग्री 2 वाले हमारे होते हैं जैसे अगर हमारे पास है x² साथ में मान लो 4x + 7 = 0, मान लो इस तरीके से है। अब यहाँ पे x हमारे पास 2 बार है, इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो ये क्या हो गए? ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे डिग्री 2 है। सो ये टाइप के हमारे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस चैप्टर में हम इस टाइप की जो हमारी इक्वेशंस है उससे डील करने वाले। ठीक है, सो अब यहीं से वैसे तो पता चल रहा है इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई? ax², x² का कोफिशिएंट a, मतलब जैसे इफ आई राइट लेट्स सपोज 2x², सो 2 हमारा a हो गया। ठीक है, साथ में bx है, मतलब प्लस मान लो 7x लिख दिया मैंने + 13 = 0। तो ये है बेसिकली इसकी एक जनरल फॉर्म की ax² + bx + c = 0। ये होती है एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे? वेयर a b c आर रियल नंबर। ये a b c कुछ भी रियल नंबर है एंड क्या कंडीशन है? a कैन नॉट बी 0, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये a ही 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 0 x² + 7x + 13 = 0। सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? पूरी 0 हो गई। सो ये बच्चा 7x + 13 = 0, तो ये क्या आ गया? ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गई। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। b और c हो सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x² + 7, सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। या अगर मैं इसको लिखती x² + 7x, यहाँ पे c वाली टर्म नहीं है तब भी चलता है, लेकिन a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? कंडीशन समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि कभी कभी ना एकदम देखते ही नहीं पता चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो हमें क्या चेक करना होगा इसमें कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 2 है या नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3। सो सॉल्व करते हैं। a + b होल स्क्वायर, सो a² + b² + 2ab = 2 × x 2x - 3 2 = 6। अब सारे एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास x² + 7 = 0। सो अब देखो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है लेकिन x² तो है हमारे पास, है ना? इसका मतलब डिग्री क्या है? 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकेंड पार्ट है x² - 2x = -2 × 3 - x। तो ये आ गया -2 × 3 करो, 3 2 = 6 -6 प्लस 2 × x करेंगे 2x और यहाँ पे एज इट इज x² - 2x। अब ये वाली टर्म्स इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² - 2x, वहाँ से आएगा +6 और माइनस का 2x = 0। सो ये आ गया x² - प्लस माइनस का 4x + 6 = 0। सो साफ साफ दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट। सो वी हैव x - 2 x
+1 इक्वल्स टू x -1 और x +3। चलो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स करेंगे x², x इंटू 1 करेंगे x आ गया -2 इंटू एक्स, 2x + -2 1 = 2। यहाँ पे करो x को x से किया x², x को 3 से किया 3x, -1 को x से किया -x, -1 को 3 से किया 3 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक साथ कर लो सारी टर्म्स, ये आ गया x², ये +-2 में से 1 गया 1, लेकिन माइनस का -2 उधर वाले लेके आओ, माइनस का x², माइनस का 3x, प्लस का x, प्लस का 4। अब जरा देखो यहाँ पे, अच्छा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या हुआ x² से x² कट गया, तो हमें दिख रहा है x² वाली टर्म ही गायब हो गई। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर एग्जाम में आएगा पूरा सॉल्व कर देना, बट यहीं से पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि हमारी x² की टर्म ही गायब हो गई है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x +1 से एंड इक्वल है किसके, x +5 के। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, x को 2x से किया, ये आ जाएगा 2x², x को 1 से किया प्लस x -3 2 = 6x, 3 को 1 से किया प्लस माइनस माइनस, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे एंड इक्वल्स टू में x इंटू एक्स x² देन प्लस 5x, फिर से वही हुआ हमारे पास 2x² प्लस x -6x -3, इधर से आ गया -x² और यहाँ से आएगा -5x इक्वल्स टू 0। सो 2x² और x², 2x² में से एक x² जाएगा, x² बच गया। यहाँ पे देखो x वाली कितनी टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 और साथ में प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, सो -10x देन -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको हाईएस्ट पावर x की 2 है, सो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्पेस बना लेते थोड़ा सा। सो यहाँ पे या तो इसको रब कर लेते, रब कर दो, साथ साथ आपने देख तो लिया ही है सारा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, सो फिफ्थ पार्ट है 2x -1 मल्टीप्लाई हो रहा है x -3 से और यहाँ पे है x +5 और x -1, सो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स करो 2x² देन 2x इंटू 3 करेंगे 3 2 = 6, करनी लिया, यही तो नहीं किया था अभी, अच्छा नहीं वो भी थोड़ा थोड़ा सेम था, अलग है ये। सो 2x इंटू 3 किया हमने, 3 2 = 6, ये आ गया माइनस से x करा एंड देन माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, इधर चलते x से x को किया x², x से 1 को किया -x प्लस 5x एंड -5। ठीक है, चलो अब एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -7x आ गया देन +3, उधर से लेके आएंगे -x² प्लस x और प्लस नहीं, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा और वो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो x² और x², 2x² में से एक x² माइनस करेंगे, x² आ गया, यहाँ पे है -7x और इधर देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4x और माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 9 10 11, सो माइनस का 11x। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स में क्या है 5 6 7 8, सो +8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चल सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे है x -2 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू a² प्लस b², एक सेकेंड इसको इधर लाते हैं, सो a² प्लस b² करेंगे 4 -2ab। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये x² से ये x² चला जाएगा, सो हमारा अगर x² की टर्म कट गई, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। ठीक है, अब लास्ट के जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें क्या है, इसमें क्यूब वाला है। सो पहले तो आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास प्लस में है तो a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है, a³ प्लस b³ प्लस, या तो हम इसको ऐसे करते हैं 3ab और साथ में a प्लस b ऐसे लिख लो, या 3a² प्लस 3ab², इस तरीके से। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, या तो ये ऐसे चला लो या फिर फॉर्मूला ये लिखा पार्ट और साथ में ये। ठीक है, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, जैसा आपको ठीक लगे। चलो अभी के लिए कहाँ पे है हमारा, कौन सा पार्ट है, सेवेंथ पार्ट। सो सेवेंथ पार्ट में है हमारे पास x +2
होल क्यूब इक्वल्स टू 2x और साथ में x स्क्वायर माइनस 1। ये मत सोचना कि मैम इतने सारे पता नहीं क्यों पार्ट्स करा रही है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि यहाँ पे देखोगे तो एक तो देखते जाओगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे। सो जब मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना तुम भी साथ साथ किया करो फटाफट से, ठीक है। सो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab के लिए 2x और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। इधर चलते हैं। सो यहाँ पे है 2x और मल्टीप्लाई कर दो x ये x स्क्वायर है 2x क्यूब हो जाएगा एंड माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको आगे चलाएं तो ये है x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6 6x हो गया। 6x को x से करेंगे 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करेंगे 6 2 12 साथ में x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है हमारे पास x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस का 2x इधर आ गया ना क्योंकि इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x क्यूब एक ये रहा प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब में से x क्यूब को माइनस करेंगे तो आपके पास x क्यूब आएगा। अब ये तो फर्दर कहीं कट नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 3 होगी और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट अब देखते हैं। सो वी हैव एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसको सबको एज इट इज लिख लो। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। सो ये हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस का है ना, सो a क्यूब माइनस b क्यूब एंड माइनस 3ab और साथ में a माइनस b, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 6x एंड ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। सो ये हो गया x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को 6x से करेंगे माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x आ जाएगा। अब ये सारे इधर ले आओ, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था हमारे पास, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये सारे इधर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो गया, ये प्लस का 8 हो गया, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 12x हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब से तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे है माइनस का 4x और इधर प्लस का 6x, तो 6 में से 4 गया 2, साइन बड़े वाले का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे है माइनस x, यहाँ पे है माइनस 12x, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 13x हो जाएगा और यहाँ पे बचा 1 और 8, ये हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब जरा इक्वेशन को देखो, ये हमारी कैसी इक्वेशन है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी ऐसे ब्रैकेट्स बने हुए देख के आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्यूब है, ये तो जैसे अब यहाँ पे क्यूब था आप सोचो ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हमने देखा ये है, यहाँ पे भी क्यूब था लेकिन इसको जब सॉल्व किया तो ये नहीं थी। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करके देखना है। अब आगे देखते हैं और फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये, जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था तब हमने बात करी थी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। उसमें हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी कोई ऐसी वैल्यू कि वो वैल्यू डालते पॉलिनोमियल 0 हो गया। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि x की वैल्यू पुट करते ही इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, वो होते हैं उसके सॉल्यूशन बोल लो, रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो। मतलब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेंगे, अगेन x की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं जिसे पुट करके वैल्यू 0 हो जाए इक्वेशन की। रूट्स कह रहे हैं निकालने को, सेम चीज है कि ऐसे आपको रूट्स निकालने जिसकी वैल्यू पुट करे 0 हो जाए। जीरोस निकालने को बोल रहे हैं, सब तीनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ सॉल्यूशन निकालने को बोला है, यहाँ रूट्स निकालने को बोला है, यहाँ जीरोस निकालने को बोला है। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, सिर्फ वर्ड्स अलग अलग है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे और फाइंड करते हैं सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है हमारा,
मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आई नो बहुत बच्चों को ये पता भी होगा कि कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। इसमें क्या करना होता है मैं स्टेप वाइज आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या देखना होता है हमें, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है और लास्ट में कांस्टेंट। पहला सबसे पहला काम है उसको इस तरीके से अरेंज करना कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर हमारी कांस्टेंट वाली टर्म, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब आपको क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है साइन के साथ क्या है -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 आया हमारे पास माइनस का, ठीक है। अब हमें स्प्लिट कौन सी टर्म करनी है, नाम ही क्या है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म बोले तो ये वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अब एक्स के साथ, एक्स को तो क्या ही स्प्लिट करोगे, एक्स के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे 1। सो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके 1 आए। समझ में आया क्या किया हमने, 6 2 जा 12 माइनस का और यहाँ पे देखा -1 है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे तो यही आए, लेकिन अगर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है, मतलब माइनस का 12 होना चाहिए। चलो अब नंबर्स देखते हैं, इसको हटा देते हैं सारी चीजें। 6 2 जा 12। सो तरीका क्या होता है ना, या तो ओरली कुछ तो ऐसे होंगे जो आप ओरली कर लोगे, अदरवाइज नाम क्या है फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर करो, 12 के फैक्टर्स निकालो, 2 6 2 3 3 1। आप देखो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 और 2। अगर मैं कहूँ 6 और 2, देखो 6 2 जा 12 तो है, लेकिन क्या प्लस माइनस करके 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। देन 2 2 जा 4, 4 और 3, अब 4 3 जा 12 तो है, क्या प्लस माइनस करके 1 आ रहा है, यस। अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या फैक्टर्स हो गए 4 और 3। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए कि हम अपनी मिडल टर्म को इन दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। अब वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला जो है 6x स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब स्प्लिट कौन सी टर्म करी है ये, अब वो यहाँ पे इनको आप क्योंकि 4 और 3 मतलब 4x और 3x, ठीक है, क्योंकि x के साथ वाले स्प्लिट करें ना, 4x लिखा 3x लिखा। अब इसको ऐसे लिखना है कि भैया सॉल्व करके -1 आ जाए। तो अगर माइनस चाहिए तो सिंपल सा रूल, बड़े वाले के साथ जो साइन है वो बड़े वाले के साथ लगा दो, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 4 5 6 7 हो गया, 7 तो नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस प्लस माइनस होगा। सो यहाँ पे 4 में से 3 गया, -6 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर भी एज इट इज। आपको इसमें सिर्फ क्या चेंज किया है कि ये वाली जो आपकी टर्म थी आपने उसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। इसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या इसी को बोलते हैं अपने जीरो सॉल्यूशंस निकालना बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चार चीजें आ जाएंगी, पहली दो लोगे आप, इनमें कॉमन क्या देखो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में ही x भी आ रहा है। सो 2 3 जा 6 होता है और एक x बाहर चला गया, एक x बचा, 2 2 जा 4 होता है, x इसका बाहर चला गया। अब यहाँ पे देखो 3x और 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो हमने 1 कॉमन ले लिया, 3x - 2 एज इट इज आ जाएगा। हमेशा हमें मेक श्योर करना है कि ये जो ब्रैकेट है दो ये सेम आने चाहिए। जब ये सेम होगा तभी हम कहेंगे लो जी, फिर से मान लो इसको इस तरीके से मान लो, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x और इधर क्या बचा +1। सो ये आ गया हमारे पास दो फैक्टर्स। अब जब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। सो 3x - 2 को 0 के इक्वल रखा, ये आ जाएगा 3x, 2 उधर जाके प्लस का और x इक्वल्स टू आ गया 2/3। सो ये आ गया एक। और दूसरा क्या आया 2x + 1 को 0 के इक्वल रखा, ये हो जाएगा 2x, उधर जाके -1 और x हो जाएगा -1/2। सो ये आ गई x की दूसरी। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमेशा सॉल्यूशन 2 मिलते हैं हमें, ठीक है। अब ये दो ऐसी वैल्यूज हैं कि इन दो वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। वो आप ट्राई कर लो, पुट करके देख लो, ठीक है। समझ में आ गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे है। अगर बिल्कुल नया सीख रहे हो तो लगेगा अरे बड़ा डिफिकल्ट चीज है, बट जब तुम करने लग जाओगे ना, अभी तो बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो लगेगा ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
अब जब एग्जाम में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे अगर रूट्स देख लेते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे जब रूट दे रखा है। बट हमेशा जब भी क्वेश्चन कोई दिखे ना, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे सिंपल बोल रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको करना है। सो ये हमारे पास है √2 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या रूल है, पहला और आखिरी वाला जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो 5√2 इंटू में √2 करो, क्या आ गया, ये 5 इंटू 2 आ गया, √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 होता है, 5 2 ज़ा 10। सो बेसिकली आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके 7 आए। बहुत ईजी है, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है। कितना सिंपल था यार, √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। इसका तो कोई काम ही नहीं ना, एज इट इज रखना है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कॉमन है, इधर तो 2 वाला कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ x कॉमन है। सो यहाँ पे आ जाएगा √2x² में से एक x बाहर गया, एक ये रहा, प्लस 5 एज इट इज x बाहर चला गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हमें पता है हमें ब्रैकेट सेम बनाना होता है, इधर 2 है इधर √2, अगर मैं √2 ही कॉमन ले लूँ तो देखो इस 2 के अंदर क्या है, √2 इंटू √2। सो अगर मैंने यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 2 में से √2 बाहर चला गया, क्या बचा, √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, ये आ गया। प्लस हमारे पास यहाँ पे √2 बाहर चला गया तो बचा 5। अब देखो ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए। सो ये हो जाएगा x प्लस 2 √2 सॉरी एंड √2x प्लस 5। ठीक है, अब जरा यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली जो रूट्स निकालने को बोले हैं। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 उधर जाएगा माइनस का 5 और √2 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गई हमारी दो वैल्यूज x की, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलो आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। अब जब ये देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार इसमें क्या होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं करनी। सिंपल, जब भी क्वेश्चन दिखे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, सिंपल सी ये चीज़ है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो अपॉन में ये सब प्लस हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, LCM निकाल सकती हूँ। अब LCM में देखो हमारे पास यहाँ पे है x माइनस 3, इधर है 2x प्लस 3। ठीक है, इसका लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों ही है तो LCM क्या रहेगा हमारा, x माइनस 3 लिया और 2x प्लस 3 लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x माइनस 3 तो है, 2x प्लस 3 नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x ऑलरेडी है इसमें, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन प्लस 1। अब इधर मेरे पास 2x प्लस 3 है, x माइनस 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3, और यहाँ पे देखो तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम ही है। सो प्लस हो जाएगा 3x प्लस 9। बस इतना सिंपल सा था, ये चीज़ करनी थी। इक्वल्स टू में क्या है, 0 है हमारे पास। अब एक चीज़ तो देखो, यहाँ जो भी तुम्हारे पास नीचे है उसको उधर भेज दो, वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो सॉल्व कितना करना है, सिर्फ ये 2x इंटू 2x करो, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 3 करो, 3 2 ज़ा 6x। नाउ 1 से करो, 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x, देन माइनस 3 1 ज़ा 3, देन 3x प्लस 9, और इस पूरे को उधर भेज दिया तो ये इक्वल है 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो x स्क्वायर की तो एक ही टर्म है तो ये आ गया 4x स्क्वायर, देन प्लस ये है 3x, प्लस कर दो ये हो जाएगा 7x, और यहाँ पे भी 7 8 9 10, सो ये आ गया हमारे पास 10x, एंड प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया इक्वल्स टू 0। अब आ गई हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन। तो देखो 6 इंटू 4 करेंगे, 6 4 ज़ा 24। अब 24 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करके 10 आए हमारे पास, तो ये भी सिंपल है भैया, 6 और 4, 6 4 ज़ा 24, 6 प्लस 4 10। ठीक है, सो फैक्टर्स भी सिंपल से मिल गए, जल्दी से लिख लेते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 6x एंड प्लस का
4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है और x कॉमन है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2, एक x बाहर चला गया, एक बचा, प्लस 2 3 ज़ा 6 और x बाहर चला गया, देन प्लस इसमें से 2 कॉमन मिलेगा, सो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 एक और एक हो जाएगा 2x प्लस 2। सो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू -3/2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -2, 2 को नीचे भेजेंगे 2 आ जाएगा, सो ये आ गया -1। अब x की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बोली थी दैट इट इज नॉट इक्वल टू 3 या -3/2, सो -3/2 तो नहीं हो सकती, सो देयरफॉर x हमारा क्या हो गया -1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी देखो, अभी हमने x निकालने का मतलब सॉल्यूशन निकालने का, जीरोस निकालने का क्या मेथड देखा, सिंपल हमने देखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब दूसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला लगाओ और x की वैल्यूज देख लो। अब वो फॉर्मूला कैसा होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये abc क्या है, abc वही है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, देन x के साथ जो है वो b हो गया और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो c हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ये रहा। अब इसमें अगर मैं abc लिखूं, सो a क्या है, x स्क्वायर के साथ 1 है, b के साथ x के साथ 7b हो गया और c क्या है -60। ठीक है, अब मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार इससे तो x की एक वैल्यू निकलेगी, हमें तो पता है क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज निकलती है, तो अभी देखते हैं 2 वैल्यूज कैसे निकलेंगी। सो ये हो गया x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सो माइनस b कितना है 7, देन प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4a1 है और c कितना है -60 अपॉन में 2a कितना है 1। सो ये आ गया -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 49, देन माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, सो ये आ गया 240 एंड अपॉन में अगेन 2 1 ज़ा 2 है हमारे पास, तो ये आ गया -7। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया 9 एंड 4 4 8 एंड 289 और अपॉन में 2 है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आया -7 प्लस माइनस 17 रूट से बाहर आ गया ये अपॉन में 2। अब यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस माइनस है, देयरफॉर एक है -7 प्लस 17 अपॉन 2, एक है -7 माइनस 17 अपॉन 2। सो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो प्लस माइनस माइनस 17 में 7 माइनस करेंगे 10 अपॉन 2 मतलब 5 आ गया, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 7 7 14 ये आ गया 24 अपॉन 2। सो ये साइन माइनस का इधर तो नहीं है ना, यहाँ पे आ जाएगा -12। सो देयरफॉर 5 और -12 ये 2 फैक्टर्स हो गए हमारे जो हमारे पास इक्वेशन थी इसके। ठीक है, सो ये कैसे निकाले हमने, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें नेचर ऑफ रूट पूछ लेते हैं। नेचर का क्या मतलब है, रूट्स तो हमें पता है क्या आते हैं, नंबर्स की फॉर्म में आते हैं, तो नेचर का मतलब है किस तरह का नंबर, क्या वो एक रियल नंबर होगा या कोई इमेजिनरी नंबर। कुछ नंबर्स होते हैं, अभी आप 11th क्लास में पढ़ोगे, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो रियल नंबर है या नहीं, क्या वो सेम आएंगे या दोनों। कभी कभी होते हैं ना कि आपने x की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी 1 है यहाँ से भी 1 है, तो x की दोनों वैल्यूज सेम ही आई, तो यहाँ पे सेम वैल्यूज होगी अलग अलग होगी। ये नेचर, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि किस तरह के रूट्स होंगे। अब जरा
सोच के देखो, जब तक आप एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे रूट्स तक पहुंचोगे नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बिना आंसर निकाले आप बता सकते हो कि भैया जो आपके रूट्स आएंगे वो इन 3 टाइप्स में होते हैं, कि वो 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे, या वो दोनों सेम रियल रूट्स होंगे, या उनके कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। जहां पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते वहां पे आप रूट्स नहीं निकाल सकते। यस, ये हमारे पास होता है कि कुछ इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वहां पे आप रूट्स नहीं निकाल सकते, मतलब रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे कुछ। ठीक है, चलो अब ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन के रियल रूट्स है या नहीं है, सेम है, अलग अलग है, ये सब पता चल जाएगा। और वो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac कहीं देखा देखा लग रहा है? अभी जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखो तो उस फॉर्मूला में यहाँ पे अंडर रूट में क्या है? b² माइनस 4ac, मतलब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, जब भी आप ये अप्लाई करोगे आपके पास कुछ आंसर आएगा। अगर वो आंसर आया या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा आएगा, या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जब भी आप एक डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वहां पे 3 कंडीशंस होंगी, या तो d हमारा जो है 0 से बड़ा होगा, या d 0 से छोटा होगा। d 0 से छोटा है मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा, या हमारा d इक्वल होगा 0 के। तो हमारे पास होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब आप जो रूट्स निकालोगे वो हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। रियल रूट एग्जिस्ट करते तभी रूट्स निकाल पाए, और वो दोनों सेम होंगे। उसके बाद अगर d नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव ही हो गया, तो हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट, कोई रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब किसी भी उसमें अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो नेगेटिव आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसको आप कितना भी सॉल्व कर लो, इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे इसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 डिस्टिंक्ट। मतलब जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, एक अभी क्या आया था? -12 आया था, एक 5 आया था। इस तरीके से 2 रूट्स रियल रूट्स निकलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। एक बार रिवाइज करते हैं, क्या 3 कंडीशन बोली मैंने? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के तो क्या होगा? रियल रूट्स यस एग्जिस्ट करते हैं एंड वो भी सेम। अगर d हमारा बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर है कोई, यस रियल नंबर्स बट डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर d छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है, हम कह देंगे नो रियल रूट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? ये 3 चीजें बस याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले तो इसका नेचर बताओ, और अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल के दिखाओ। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ABC लिख लूँ तो A क्या है मेरे पास? 3, B की वैल्यू क्या है? -4√3 एंड C की वैल्यू 4। हमेशा ध्यान रखना साइन साथ में लिखना। ठीक है, जब भी हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा b² करो -4√3 का स्क्वायर करना है हमें, -4, a कितना है? 3 और c कितना है? 4। ये हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया। 4 4 ज़ा 16 इंटू में 3 एंड माइनस इधर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 इंटू 3। लो जरा, ये हमारे पास क्या हो गया? 16 3 ज़ा 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 क्या हो गया? 0 हो गया। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल आ गया 0 के। और जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के तो क्या होता है? रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड क्या होते हैं? इसके दोनों सेम रियल रूट्स होते हैं। अब सिंस उन्होंने कहा था
कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वो हमें फाइंड करने हैं। सो रियल रूट्स यहाँ पे मतलब रूट्स फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? अब सिंस चाहो तो आप यहाँ पे आराम से अपना मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, बट जब आप डिस्क्रिमिनेंट तक निकाल ही चुके हो तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं इसको। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अपॉन में 2a। सो ये आ जाएगा माइनस बी, कितना है हमारे पास 4√3 था, माइनस का 4√3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस इसका था, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड प्लस माइनस अंडर रूट में डी कितना आया है? 0 आया, तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 2, ए कितना है? 3। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4√3। अब सिंस यहाँ पे प्लस माइनस अब 0 है यहाँ पे, सो प्लस माइनस एक ही निकलेगा। और वैसे भी हमने कहा था जब भी वो 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा? दोनों सेम रूट होते हैं। सो ये आ गया 4√3 एंड अपॉन में 6, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। सो हमारे पास आ गया 2√3 अपॉन में 3। सो दूसरा भी क्या होगा? 2√3 अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था, मतलब दोनों सेम रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एंड साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज, क्या बोला है? इक्वल रूट्स। अगर उसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चे? इक्वल रूट्स हमारे होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये चीज याद है। शो दैट, हमें प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर देन 1 प्लस एम स्क्वायर के। देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। जैसे यहाँ से पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चला कि d इक्वल्स टू 0 है, उसके अलावा हमारे पास कोई और हिंट नहीं है। सो हम इसी की हेल्प से यहाँ पे अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं एंड देन यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे पहले तो मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लेती हूँ। सो ए क्या है मेरे पास? ए है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 प्लस एम स्क्वायर। देन बी कितना है? एक्स के साथ क्या है? 2mc। और सी क्या है? सी है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट वाली टर्म हो गई, ये एक्स के साथ वाला और ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला। ठीक है, अब चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देखो जरा, वी हैव बी का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर कितना है? बी का है, ये रहा 2mc। सो 2mc इस पूरे का स्क्वायर होगा माइनस 4, ए कितना है? ए है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी मल्टीप्लाई होगा साथ में, सी कितना है? सी है सी स्क्वायर माइनस है प्लस है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया मैंने। एंड मुझे पता है ये पूरा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, क्लियर है? चलो आओ इसको स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इधर चलें, सो ये पूरा होना है। ठीक है, तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लेते हैं। पहले इसको करते हैं, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर 4m स्क्वायर, ये आ गया एक ब्रैकेट आ गया ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, अब ये तो एज इट इज चलेगा, इसमें तो कुछ नहीं छेड़ सकते हम। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इधर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 को सी स्क्वायर से करोगे 4c स्क्वायर, 4 को a से करोगे 4a स्क्वायर, देन 4mc स्क्वायर को इससे करोगे सो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको माइनस इससे करोगे सो माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलो अब ये पूरा मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ था। क्यों ब्रैकेट में रखा हुआ था? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। अब तो चलो इन अंदर के सारे साइन चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं यहाँ से। तो ये आ गया मेरे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो ज़रा, यहाँ पे है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी m स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास। अब है मेरे पास, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो मेरे पास है माइनस 4c स्क्वायर, देन हमारे पास है प्लस 4a स्क्वायर, ये पूरा गया, यहाँ पे बचा प्लस का 4
एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन में हमें निकालने को क्या बोला था। क्वेश्चन में हमें फाइंड जो दे रखा है वो है सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बाकी सब चीजों को उधर भेज दो। तो यहाँ पे मेरे पास है -4 सी स्क्वायर, इनको अगर मैं उधर भेजू ये हो जाएगा -4a स्क्वायर -4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मैं जरा इसमें से अगर कॉमन लूँ, यहाँ पे तो मेरे पास -4 है, साथ में सी स्क्वायर, मुझे सिर्फ सी स्क्वायर चाहिए। इधर से मैं -4 कॉमन ले लूँ अगर, और कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में ए स्क्वायर भी है, ये भी कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे तो पूरा ही चला गया, बचा 1, इधर ये सारा माइनस कॉमन है भाई, यहाँ गया +4 चला गया, एम स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर चला गया। सो यहाँ -4 से -4 कैंसिल हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 + एम स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास। अब देख लेते हैं जरा क्या बोला था। सी स्क्वायर हमारा है ए स्क्वायर एंड 1 + एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 + एम स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है हमेशा देखना इक्वल रियल रूट से क्या मतलब d इक्वल्स टू 0, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने वाला। सो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद घूम फिर के आप देखो सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम अपनी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बारी आ गई है वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो ये समझ लो अभी तक जो किया है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स उन सबका बाप है। और अगर तुम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करिए, ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। अभी आपको सिर्फ समझना है, एक बार समझ जाओ फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना। ठीक है, अभी सिर्फ कान खुले रख के सुनना है और समझना है। सो पहला देखो क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें पता है मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर करा रही हूँ तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा कि यार अब यहाँ पे बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है या क्वाड्रिक का है। यहाँ पे आप अटक जाओगे कि यहाँ पे जब दो नंबर्स है, देखो क्या अगर दिमाग में दो नंबर्स है, एक नंबर x ले लो, एक नंबर y ले लो, तो क्या बनेगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। सो ये हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 18। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना, और उनके रेसिप्रोकल का, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y इक्वल्स टू कितना है, 9/40। ठीक है, तो आपको लगेगा यार यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, अब हम वैल्यू वगैरह पुट करके कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा एग्जाम में, देखो आंसर तो इससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये कौन से उसका है। देखो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, आपके पास ऑप्शन x निकालोगे 18 - y, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन से तो कर सकते हो ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे इसको फर्दर इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई, जहां भी आपको दिखे ये एक्स वाई ऐसे आ गया है, समझ जाना कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक से करोगे तो जल्दी और आसानी से होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन से करोगे ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो अगर एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुमने इसको 5 नंबर का बना दिया, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन जाएगा, और जितनी लंबी कैलकुलेशन उतना भैया चांसेस ज्यादा कि गलती कर दोगे और क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो जहां दिख गया ये एक्स वाई ऐसा आया, इसका मतलब ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। सो द सम ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर्स का सम 18 है। हमें पता है क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल में ही कर रहे हैं। सो इफ वन नंबर इज x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चे, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 18 - x। कहां से लाई मैं 18 - x, भैया दो नंबर्स को प्लस करके 18 आ रहा है, एक नंबर हमें पता है, दूसरा कैसे निकालेंगे, माइनस करके एक बार बता देती हूँ मैं, मुझे पता है 2 + 4 = 6 होता है। अब मान लो कि भैया ये पता है कि एक नंबर x है, ये तुम्हारा 4 है, इक्वल्स टू 6, तो ये x कैसे निकालोगे तुम, सिंपल 6 - 4 करके आगे हटो। मतलब दोनों में से अगर एक नंबर पता है तो दूसरा कैसे निकाला हमने, माइनस करते। यहाँ पे हमें जो दो नंबर्स हैं, एक हमें पता है x है, दूसरा हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 18। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ये क्या हो जाएगा, 18 - x। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास दो नंबर्स हो गए। अब देखो एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना, अब इनके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x
प्लस 1/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है 9/40। क्लियर यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसको सॉल्व करो। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x और यहाँ पे है 18 माइनस एक्स, इधर x है ऊपर 18 माइनस एक्स कर दो, प्लस यहाँ पे 18 माइनस एक्स है ऊपर x कर दो इक्वल्स टू 9/40। सो अब ये देखो x से x कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 18 इंटू एक्स करो 18x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अच्छा पहले तो ये दोनों कट रहे हैं, चाहो तो काट दो, बट अगर नहीं भी काटना तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 18 और इधर आ जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे 9 इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे लिख रहा है कैलकुलेशन इजी हो सकती है, इसलिए मैं 9 को इधर ले आई और यहाँ पे अभी भी 18x माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब 9 से इसको कट करेंगे, क्या आएगा 2 आ गया। अब देखो जरा 4 2 जा 8, तो ये तो बन गया 80, यहाँ से ये माइनस एक्स है सब इधर ले आओ, ये हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस का एक्स स्क्वायर 18x प्लस का इधर आके माइनस का 18x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पे ही हो जाएगा जब तुम निकाल के ले आओगे जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ये हमने निकाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना। चलो अब देखो जरा, हमारे पास क्या है 80 के ऐसे फैक्टर्स प्लस माइनस करें तो 18 है। कितना इजी है यार, 10 इंटू में 8 80 होगा, मतलब 8 इंटू 10 80 होता है और दोनों को प्लस करो, 10 प्लस 8 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ फिर एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस का, दोनों को प्लस करना है तो फिर से माइनस का साइन, 8x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 10 और इधर देखिए तो माइनस कॉमन लिया और 8 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 10। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक आ गया हमारे पास 8 माइनस 8, एक आ गया हमारे पास x माइनस 8 और एक आ गया x माइनस 10, मतलब x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, अब ये जो x लिया था हमने, ये तो हमारा नंबर था ना, देखो हमने क्या लिया था, एक नंबर को x लिया था, हमें दोनों नंबर्स निकालने। अब ये दोनों नंबर्स ही हो सकते हैं। अगर x 18 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, और अगर x 10 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चे, सेकेंड नंबर हो जाएगा 18 माइनस एक्स, मतलब 18 माइनस 10 8 हो गया। तब भी दोनों नंबर्स वही आ रहे, पहला 8 दूसरा 10 या पहला 10 दूसरा 8, एक ही बात है, नंबर क्या है 8 एंड 10, ये दो नंबर्स होंगे हमारे आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। सबसे पहली चीज इसमें हमने क्या समझी कि कैसे पता चलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, वो चीज क्लियर हो जाएगी तो आपका समझ लो आधी टेंशन तो खत्म होगी। अगर आपने क्वाड्रेटिक का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कर दिया तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि पहले ही हम आइडेंटिफाई कर ले कि किस चैप्टर का है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shrishti's मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस इज 45. If she had one more mark in maths and one less in science, the product of their marks would have been 500. दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड आ गया, वही केस बन जाएगा अगर तुमने ऐसे ले लिया कि मैथ्स वाला, मैथ्स के मार्क्स x हो गए, साइंस के मार्क्स y हो गए, तो जब प्रोडक्ट करोगे जो भी प्लस माइनस करके, जैसे ही आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा। करके देख लेना, ये तो पता चल जाएगा कि यार एक्स वाई आ गया, मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको क्वाड्रेटिक से कर लूं। ठीक है, चलो फिर आओ जरा, अब इसको हमें पता चल गया कि भैया क्वाड्रेटिक से होगा तो ये हटाते हैं और करते हैं इसको क्वाड्रेटिक से। सो फाइंड हर मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस, तो एक में एक्स ले लो, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, तो हमने ये ले लिया कि उसके मैथ्स में एक्स मार्क्स आए, तो साइंस में कितने होंगे, अगर मैथ्स में एक्स है तो साइंस में कितने होंगे, देखो दोनों का टोटल कितना दे रखा है
45। मान लो भाई मैथ्स में 20 है तो 45 माइनस 20, 25 साइंस में होंगे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या होगा, टोटल 45 है उसमें से x माइनस कर दो तो साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। तो साइंस के मार्क्स हो गए 45 माइनस x और मैथ्स के हमारे मार्क्स हैं x। ठीक है, अब आते हैं क्या दे रखा था, इफ शी हैड 1 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर उसका एक नंबर ज्यादा होता, ये हो गए न्यू मैथ्स के मार्क। और क्या बोला है, एंड 1 लेस इन साइंस, और साइंस में एक नंबर कम होता, साइंस के अभी कितने हैं 45 प्लस x माइनस 1, एक नंबर कम होता कितना हो जाता 44 माइनस x, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, 45 माइनस और 45 माइनस x। तो अब साइंस में कितने हैं भाई 45 माइनस x और मैथ्स में कितने हैं x प्लस 1। तो आगे क्या बोला है, अगर ऐसा होता तो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 500। तो इनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है मतलब x प्लस 1 का प्रोडक्ट किसके साथ 44 माइनस x के साथ, 44 माइनस x के साथ, तो कितना होता 500 होता इनका प्रोडक्ट। यहां से मिलेगी आपको इक्वेशन। तो देखो जरा मल्टीप्लाई करो, x को 44 से करोगे 44x आ गया, x को x से करो x स्क्वायर आ गया, 44 को 1 से करो 44 आ गया, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा इक्वल्स टू 500 आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x वाली टर्म्स दो दिख रही है, पहले एज इट इज लिख दो x स्क्वायर, x वाली टर्म्स दो हैं प्लस माइनस माइनस, 44 में से 1 माइनस करो 43x आ जाएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, वहां से 500 है इधर 44 है, प्लस का 44 और वहां से आएगा तो ये माइनस का 500 हो जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, 500 में से 44 माइनस कर लेते हैं, 500 में से 44 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, ये आ जाएगा हमारे पास 9, 9 में से 4 गया 5 और ये आ गया 4। सो हमारे पास आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस 43x एंड देन माइनस का 456 इक्वल्स टू 0। देखो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं कि हमारा x स्क्वायर वाला प्लस का हो जाए, तो हम सोचते हैं सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेजोगे तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा एंड ये प्लस का हो जाएगा 456 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारी फाइनल हमें जो इक्वेशन चाहिए थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और है, जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मिडिल टर्म से ही करना है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर लो, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 456 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिनको प्लस माइनस करें, तो क्या है हमारे पास 43 आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 456। अगर आपको लगता है यार प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह मुझे नहीं करना, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, उससे भी आ जाएगा। सो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 से करेंगे ये आ जाएगा 8, देन फिर से 2 से करते हैं 1 1 4, देन 2 से करेंगे ये आ जाएगा 5 7 57 19 के टेबल में, या 7 8 9 10 11 12, पहले 3 से करते हैं। सो बात तो एक ही है, वैसे ऐसे करो या वैसे करो, ये आ गया हमारे पास 19, ये करा 19 से 0। अब देखो ज़रा 3 2 6 6 2 12 12 इंटू 24, 19 और 24 को अगर हम प्लस करें 9 10 11 12 13 आ गया 2 3 4, ये आ गया हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए 19 और 24। सो एक्स स्क्वायर माइनस का चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, अब दोनों को प्लस करना है दोनों के साथ ही माइनस हो जाएगा। सो 19x भी माइनस का और ये भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 43 आ जाएगा, साथ में है प्लस 456 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो भी है इसको रब कर लेते हैं। चलो जी अब देखो जरा यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये आ गया x माइनस 24। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें 19 कॉमन मिल जाएगा। सो ये आ जाएगा x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक आ गया x माइनस 19 और एक आ गया x माइनस 24। सो x इक्वल्स टू 19 और x इक्वल्स टू 24 आ गया। सो देखो दोनों ही पॉजिटिव है, अगर एक भी नेगेटिव आता तो हम कहते हैं मार्क्स तो नेगेटिव आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे कि भैया दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर देखो मैथ्स में आए हैं 19 मार्क्स, तो साइंस में कितने आए होंगे, साइंस में आए होंगे 45 माइनस 19, कितना हो जाएगा
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये आ गया 6, 3 में से 1 माइनस करेंगे 26। सो या तो ऐसा होगा कि मैथ्स में 19 मार्क्स है और साइंस में 26 मार्क्स है, एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में कितने आए, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 24। सो अगर मैथ्स में 24 आए हैं बच्चे तो साइंस में कितने आए होंगे 45 माइनस 24, मतलब 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। सो ये आ जाएगा 21। सो या तो 19 मैथ्स में, साइंस में 26, या फिर मैथ्स में 24 और साइंस में 21, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो ये दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे। ऐसा मत सोचना कभी एग्जाम में कि यार अगर ये दो आ गए तो मतलब गलत हो गया, नहीं, आप पूरा लिखोगे कि मतलब ये दो हमारे पास है और दोनों का ही लिखोगे कि अगर इसमें 19 है तो इसमें फिर 26 होंगे, अगर इसमें 24 है तो 21 होंगे, दोनों का ही सम देख लो, हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, इफ ऋतु वॉज यंगर। अच्छा, ये एज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यूजली क्या होता है, अभी देखना, ये तो थोड़ा आपको लगेगा कि यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है। यूजली क्या होता है, फादर की एज बता दी, सन की एज बता दी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसको, इफ ऋतु वॉज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अब वो कह रहे हैं जितनी उसकी अभी एज है, अगर वो 5 साल यंग होती, मतलब 5 साल, जैसे अगर मान लो उसकी एज 20 है, सो वो कह रहे हैं इफ शी वॉज यंगर बाय 5 years, मतलब क्या होता 15 years होती अगर, मतलब कंपैरिजन क्या है, ऋतु की जो एक्चुअल एज है और ऋतु की जो इमेजिन कर रहे हैं इमेजिनरी एज है, इन दो चीजों की यहाँ पे बात होगी। यूजली क्या होता है क्वेश्चंस में, फादर सन का दे दिया, मदर का एज ये है, अंकल की एज ये, इस तरीके से दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, किससे कंपेयर कर रहे कि अगर वो 5 साल यंग होती तो, मतलब उसी की एज को एक इमेजिनरी एज से वो कर रहे, कंपेयर कर रहे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ ऋतु वॉज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ, देखो जहां पे वर्ड दिख जाए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट होगा। स्क्वायर होते हैं ना, तो ऊपर स्क्वायर, जैसे अगर x इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो जहां वर्ड स्क्वायर दिख जाए समझ जाना कि ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज? तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए। लेट हर प्रेजेंट एज बी x, तो हमने ले ली कि उसकी प्रेजेंट एज x है। तो अब जो दूसरी इमेजिनरी एज है वो क्या होगी भाई, उन्होंने क्या इमेजिन किया कि अगर वो 5 साल यंग होती, मतलब जो भी उसकी एज है उससे 5 माइनस कर दो। ठीक है, तो इन दो चीजों की बात हो रही है। अब क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। अब उसने बोला फिर उसकी ये जो इमेजिनरी एज है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर इक्वल होगा जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसका 5 times, एक तो 5 times और 11 मोर, 11 ज्यादा। ठीक है, 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज किसके इक्वल है, इस इमेजिनरी एज के स्क्वायर के। फिर से एक बार समझते, क्योंकि यहां तक ये जो पार्ट है ना बच्चे, यहां तक आना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये इक्वेशन अगर तुमने करेक्ट बना ली फिर तुम पक्का सही करके आ जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से समझते हैं। इफ ऋतु वॉज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। वैसे वो ऐसे भी बोल सकते थे कि उसकी सिस्टर उससे 5 साल यंग है, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए क्या बोला कि ऋतु की जो प्रेजेंट एज है अगर वो उससे 5 साल छोटी होती, मतलब अगर वो 20 साल की है तो अगर वो 15 साल की थी, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, जितनी उसकी एज है और अगर 5 साल छोटी होती तो। ठीक है, सो ये कंपैरिजन है। अब आगे जो मेन चीज है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, किस एज की बात हो रही है, इस इमेजिनरी एज की स्क्वायर की बात हो रही है। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता, वुड हैव बीन 11 मोर देन, 11 ज्यादा किससे, 5 times हर प्रेजेंट एज। हर प्रेजेंट एज क्या है, x, उसके 5 times से 11 ज्यादा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां तक क्लियर हो गया। आगे तो हमें क्वेश्चन ही करना है, आ जाओ फिर कर लेते हैं। सो देखो, x a माइनस बी होल स्क्वायर बेसिकली, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 5x प्लस 11, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 10x हो गया, यहाँ वाले इधर ले आओ माइनस का 5x और प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 हो गया, ठीक है। सो ये एज इट इज x स्क्वायर, अब x की टर्म्स यहाँ पे दो टर्म्स आ गई माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया माइनस 15x और प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 11 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, सो प्लस माइनस कर दिया हमने और साइन प्लस का इक्वल्स टू 0। आप जरा देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गई है तो इसको क्या, ये तो सिंपल लग रहा है देखने में, मल्टीप्लाई करके 14 आए प्लस माइनस करके 15 आए, कितना सिंपल है यार, 14 इंटू 1 और क्या होगा 14 और 14 प्लस 1 क्या होगा 15, था ना बहुत इजी। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, क्लियर यार तक। अब यहाँ पे देखो x कॉमन आया, ये आ गया x माइनस 14, इसमें देखेंगे तो हम माइनस ले लेते हैं कॉमन, सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, सो एक आ गया x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और एक आ गया x माइनस 14, सो ये आ गया x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 14, ठीक है। आप देखो जरा, उसने बोला x, एक x आया है हमारा 1, x क्या था हमारा, x थी हमारी प्रेजेंट एज। अब एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट एज अगर वो 1 साल की होती तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता, जो उसने बोला 5 इयर्स यंगर होती, सो मतलब अगर तो वो 1 साल की होती तो भैया फिर तो 5 इयर्स यंगर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, फिर तो नेगेटिव में चली जाएगी उसकी एज, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 14, मतलब उसकी एज कितनी है 14 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 ईयर एज लोगे सो 1 माइनस 5 करोगे क्या, नेगेटिव में ही सोचो तो पैदा ही नहीं हुई अभी मेरे हिसाब से, है ना। सो दैट इज वाई एज क्या हो गई 14। सो हमसे सिर्फ प्रेजेंट एज पूछी थी ना, क्या है प्रेजेंट एज, सो व्हाट इज अ प्रेजेंट एज, शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इसमें डिस्टेंस टाइम स्पीड इन चीजों में खेलेंगे। सो पहली चीज जो इन क्वेश्चंस में तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये इस तरीके का, याद है हमने, अरे भाई छोटी क्लासेस में किया था हमने, ऐसे 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 ऐसे, याद है कि सर्कल किया था हमने, इसमें क्या था, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों साथ में है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालना है सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको टाइम निकालना है सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत छोटी क्लास में ऐसे याद करते थे, सो ये फॉर्मूला तो ये बेसिक है जो आपको याद होने चाहिए इन क्वेश्चंस को लेके। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन है ना बच्चे, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और जितने अलग अलग इसके तरीके हैं ना उतना ही ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, और इसमें बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, वो सबसे सिंपल तरीका है, इसी तरीके से हर बार करना, चाहे आपको सुनने में पहले कॉम्प्लिकेट लगे, लेकिन याद रखना अगर ये तरीका तुम्हें समझ आ गया ना, तुम ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। आओ जरा, सो इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितना दे दिया, डिस्टेंस दे दिया 2800 किलोमीटर। एक चीज और समझना, जो भी ये डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, स्पीड ज्यादा होगी तो अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से बाहर तक जाना है, अगर मैं भाग के जाऊंगी तो मैं हो सकता है 5 सेकंड में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है। इस कंसेप्ट को समझो, अगर स्पीड ज्यादा है तो हमें टाइम कम लगता है ना, और वही अगर मैं ऐसे बेबी स्टेप्स लेके धीरे 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 जाऊं तो मुझे 10 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। सो मतलब अगर स्पीड है कम तो टाइम ज्यादा लगता है, ये चीज ध्यान रखोगे हमेशा। चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा देते हैं और अब पढ़ते हैं। एन एयरक्राफ्ट वॉज slowed down due to bad weather, its average speed is reduced by 100 किलोमीटर पर आवर। अब क्या किया गया है, एक एयरक्राफ्ट है, जिस भी स्पीड पे जाता है उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया। अब अगर स्पीड को कम किया तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तो स्पीड को कम किया है, एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय
30 मिनट्स। कैसे इंक्रीज हो गई भैया, टाइम ज्यादा लगेगा ना, जहां पे उनको 10 बजे पहुंचा था वहां 10:30 पहुंचेंगे, क्योंकि स्पीड कम करते ही टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो आपको क्या निकालना है कि फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन कितने टाइम उसका था। अब उसको आधा घंटा ज्यादा लग गया ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वो मत कर देना कि अच्छा जो दे रखा है जो निकालना है वही लेट कर लेते, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल सा करो, स्पीड को ऊपर नीचे किया है तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लेट द स्पीड बी x। ठीक है, और ये जो स्पीड है वो कौन सी वाली है, ओरिजिनल, जो उसकी एक्चुअल में स्पीड थी। तो बैड वेदर के कारण स्पीड को कम करना पड़ा ना, ओरिजिनल स्पीड उसकी x हो गई। नाउ न्यू स्पीड, अब उसकी न्यू स्पीड बताओ कितनी हो गई, कम करी, जितनी उसकी थी उसमें से 100 माइनस कर लो। मान लो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा होता, सो अब क्या किया है, 100 स्पीड कम कर दिया। अच्छा ये भी ध्यान रखना, बहुत बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि स्पीड 100 किलोमीटर पर आ गई। नहीं बच्चे, इन्होंने बोला है रिड्यूस्ड बाय, मतलब जितनी उसकी है उससे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करी है। ये नहीं बोला कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चलने लग गया वो। ठीक है, चलो सो ये हो गया x माइनस 100। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास दो केस आ गए। पहला है केस नंबर 1, जिसमें हम मान रहे कि स्पीड वीड को कुछ कम वम नहीं किया, जो थी उसकी ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, कितनी थी उसकी ओरिजिनल स्पीड, x। डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था, 2800 किलोमीटर। सो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम लगेगा भैया, टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 2800 अपॉन x इतना लगेगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया t1। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, केस नंबर 2 है हमारे पास कि स्पीड तो चेंज हो गई भाई, न्यू स्पीड जो है वो कितनी है, न्यू स्पीड है x माइनस 100। अब बताओ टाइम कितना लगेगा। अब देखो टाइम, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही ट्रेवल करना है, सो अब टाइम कितना लगेगा, 2800 अपॉन में x माइनस 100। अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो टाइम आ गए। हर बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना कि दोनों में टाइम निकालो। अच्छा क्वेश्चन में देखो बोला क्या था, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, तो मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये t1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा तुम्हें डिफरेंस टाइम का ही दे रखा होगा कि भैया स्पीड बढ़ गई तो इतनी जल्दी पहुंच गए, स्पीड कम हो गई तो इतनी देर लगी पहुंचने में। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है, आधे घंटे का डिफरेंस है। कैसे पता मुझे, क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि कि 30 मिनट्स। भैया यहाँ पे अगर वो इसी स्पीड के हिसाब से चलता रहता तो मान लो वो 3 घंटे में पहुंच जाता। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। ठीक है, अगर इसी स्पीड से चलता रहता 3 घंटे में पहुंचता, लेकिन इस स्पीड की वजह से अब उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे 30 मिनट, में 3.5 घंटे लगेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में आधे घंटे का फर्क है। अब आता है यहाँ पे तुम्हारा इम्तिहान की घड़ी की, आप t1 माइनस t2 बोलोगे 30 मिनट्स। अच्छा ये भी समझ लो कि 30 मिनट्स को जरा हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, कितना हो जाएगा भाई, 30 मिनट्स हाफ आवर होता है, 30/60 करोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 लिखने की जगह 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे t1 माइनस t2 1/2 होगा या t2 माइनस t1 1/2 होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, उल्टा कर दिया तो सो अब वो काम आएगा कंसेप्ट, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है ना, इधर स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे तो स्पीड को कम किया गया है। तो अगर इधर स्पीड ज्यादा है तो इधर टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इधर अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब ये जो t2 निकलेगा ये बड़ा नंबर आएगा, t1 छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है। सो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं कि छोटे में से बड़ा, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है। सो देयरफॉर t2 माइनस, वेरी गुड, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू हाफ, ये आएगी हमारी स्टेटमेंट।
ठीक है, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें समझाई है ना बच्चे, उसमें मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी रटने को नहीं बोला, मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया है। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी हम किसी चीज़ का कंसेप्ट समझते हैं ना तो वो डिफ़िकल्ट लगता है सुनने में, लेकिन जब हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होता है तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो वो बहुत आसानी से होते हैं। और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि हाँ रट लिया और वहाँ गलत करा है तो हो गया काम। ठीक है, सो ध्यान रखना, यहाँ पे जो कंसेप्ट तुमने समझा है ना इसको अप्लाई करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोनों केसेस में टाइम निकाल लो, उनका कंपैरिजन कर लो। ये कंफ्यूजन होती है बच्चे को कि भैया इसमें से ये बड़े में से छोटा माइनस होगा, बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, अदरवाइज तो नेगेटिव हो जाएगा आंसर, है ना। सो इसलिए हमने देखा T2 इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बड़ा नंबर आएगा, ये छोटा नंबर आएगा, T2 माइनस T1 कर दिया। एंड वंस जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो बस फिर हो गया अपना काम। चलो भाई शुरू हो जाओ फिर। T2 कितना है 2800 अपॉन में x माइनस 100, देन माइनस T1 कितना है 2800 अपॉन में x इक्वल्स टू 1/2। चलो भाई आ जाओ। आप देखो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। अब हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर x होगा, तो हम पहले 2800 को कॉमन ले लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। सो हमने यहाँ पे कॉमन लिया 2800। अब देखो, अब मान लो ये बाहर हो गया तो तुम्हारे पास, अच्छा चलो मैं और थोड़ा सिंपल कर देती हूँ कि हमने मान लिया पहले ही कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन में x माइनस 100 और इधर बचा 1 अपॉन में x। आप क्लियर है, समझ में आ गया। और ये हमारा हो जाएगा 1/2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लो। अब यहाँ पे है x माइनस 100, इधर है x, सो एलसीएम क्या होगा x माइनस 100 और यहाँ का x भी लेना पड़ेगा। अब इसके पास x माइनस 100 तो है, x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके पास x है, x माइनस 100, x माइनस 100 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी x माइनस 100 मल्टीप्लाई होगा। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप क्या गड़बड़ कर देते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे लिख दोगे अगर x माइनस 100 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि बाहर अगर आपके पास माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो आपने x तो माइनस का कर दिया, 100 भी माइनस का रह गया, जबकि 100 प्लस का होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम करते हो, इसीलिए मैं इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप ब्रैकेट लगा के करो, अपना जो वो है ना वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस उसको सेम रखो। ठीक है, एक स्टेप ही तो एक्स्ट्रा होगा ना, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं होगी ना, गलत तो नहीं करेंगे ना, जरूरी क्या है कि गलत ना हो क्वेश्चन। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या था 2800। चलो अब इसको आगे करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 2800 और यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करो x से, x स्क्वायर 100 को x से करेंगे, ये आ गया 100x इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है x माइनस x और प्लस 100, सो क्या होगा x से x कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, क्योंकि अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसलिए मैं पहले ही उसको भेज रही हूँ। सो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/2 डिवाइड हो रहा है अगर 2800 तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या आएगा 1/2 इंटू में 1/2800। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 अपॉन में ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू ये आ गया 1/2 इंटू में 1/2800। ठीक है, अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो क्या होगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो ये 1 है, सो ये पूरा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये भैया 100 इंटू में, इसको यहीं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर दूँ, 28 इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा 8 2 16, 2 2 4 56, तो ये आ गया 5600। ठीक है ना, ये 5600 ये वाला, अब 100 से और मल्टीप्लाई होगा तो 56, 2 0 ये वाली और 2 0 और, सो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 100x। अब देखो ज़रा, x स्क्वायर माइनस 100x, इसको वहाँ भेज दें अगर हम तो ये हो जाएगा माइनस का 56,0,0,0,0, ये आ गया हमारे पास। और यही है बच्चे हमारे पास इक्वेशन, इसको ऐसे कर देते हैं, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँच गए। अब आगे काम क्या बचा है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं।
देखो जरा, जब भी हम ऐसे देखेंगे लगे हो इतने बड़े बड़े नंबर्स, इसको हम फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन है या तो क्वाड्रेटिक कर दो, बट उसमें भी देखो बड़ा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे ही सोचे कि जो बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं जीरोस ही तो है, मैं सिर्फ अगर 56 के बारे में सोचूं, 56 के बारे में और यहाँ पे 1 देखूं, तो 56 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसको प्लस माइनस करके 1 आ जाएगा? बहुत सिंपल है। 56 किसके टेबल में आता है? 56 हमारे 7 के टेबल में आता है। 7 इंटू 8 क्या होता है? 7 इंटू 8 56 होता है। और अगर मैं 8 में से 7 माइनस करूंगी 1 आ जाएगा, मतलब मेरे पास हो गया। लेकिन ये जीरोस का क्या करें? सिंपल, अगर इसी में ही मैं इसको बोल दूं कि मैं 700 और 800 ले रही हूँ, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 7 56 करोगे, साथ में 2 0, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर आप 800 में से 700 को माइनस करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो आ गए हमारे पास फैक्टर्स 800 और 700। चलो अब करें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला क्या है? माइनस का साइन किसके साथ लगेगा? 800 के साथ, क्योंकि ये बड़ा वाला है। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसको हमें प्लस का लेना पड़ेगा तभी माइनस होगा। ये आ गया प्लस का 700x और साथ में माइनस 56 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब यहाँ पे देखो x कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 800 और यहाँ पे हमारे पास अगर हम क्या कॉमन लेंगे? 700 कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस, अब देखो 700 क्या 20 तो पहले चली गई और 56 की जगह 8 से करेंगे और साथ में 20, ये हो गए हमारे ब्रैकेट भी सेम। एक आ गया हमारे पास x प्लस 700 और एक आ गया x माइनस 800। अब जब वैल्यू निकालेंगे x की, देखो हम हमेशा वैल्यूज कैसे निकालते हैं? 0 के इक्वल रखती हूँ, इसको 0 के इक्वल रखूंगी, ये आ जाएगा माइनस 700, इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो जाके प्लस का 800 हो जाएगा। तो x आ गया हमारे पास माइनस 700 और 800। x क्या लिया था हमने? x ली थी हमने स्पीड। क्या बच्चे? स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 100, तो x हमारा क्या आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू 800। हमारी स्पीड क्या आ गई? ओरिजिनल स्पीड इज 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में मतलब अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? आजा भाई क्वेश्चन में, अरे आजा भाई, कितना क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी? 2800 अपॉन में x बोले तो क्या निकाला है हमने? x की वैल्यू 2800 अपॉन में 800। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, लेकिन ये तो पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा? जरा डिवाइड करो। 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 28 से, क्या आएगा मेरे पास? 8 3 जा 24, ये बचा 4, पॉइंट लगा दो 45, तो क्या आ गया भाई? 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स बोले तो 3 घंटे और 3.5 घंटे बेसिकली। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया कि ओरिजिनल टाइम कितना लगना था? 3.5 घंटे। अगर हमसे पूछता है न्यू टाइम तो हम क्या कहते हैं? इससे आधे घंटे ज्यादा, मतलब 4 घंटे लगे होंगे, क्योंकि 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे थे ना। बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन, तो हमसे वो नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा ओरिजिनल टाइम कितना, तो उसको 3.5 घंटे लगते। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अगर नहीं आया प्लीज वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और समझो, कंसेप्ट क्लियर करके जाना, ताकि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन करो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कंसेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बोट वाला क्वेश्चन। अब ये मोटर बोट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। मैंने यहाँ पे देखो वन शॉट में जितने क्वेश्चन लिए सारे मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन लिए, चाहे वो एज का हो, नंबर का हो, डिस्टेंस का हो, उसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारा मोटर बोट वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाती हूँ, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये सब समझाती हूँ। देखो मोटर बोट तो सबको पता है, पानी में तुमने देखी होगी भैया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बोट। ठीक है, अब ये पानी में चल रही है। अब पानी की जो लहरें हैं उनकी भी कुछ डायरेक्शन होती है, ऐसे ऐसे जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उनकी कुछ डायरेक्शन होगी। अगर तो जो हमारी बोट है, अगर मान लो हम इस तरफ जा रहे हैं, बोट हमारी इस तरफ जा रही है और पानी की डायरेक्शन भी इसी तरफ जा रही है। ठीक है, सो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको हम?
डाउन स्ट्रीम के, जहां बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम भी जा रही है। एक केस होता है हमारा, इधर समझाते ताकि बाद में रब ना करना पड़े, कि आपकी जो बोट है वो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पानी की जो लहरें हैं वो जा रही हैं इस डायरेक्शन में। बोट ऐसे जा रही है, लहरें इस तरफ जा रही है। सो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड इंपैक्ट क्यों होती है, देखो इसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट देखो। मैं ऐसे चल रही हूँ और पीछे से कोई आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे मेरे को पुश करा, मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। या इसका एग्जांपल हो सकता है, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, मान लो कोई रिक्शा वगैरह लेके जा रहे हैं एंड देन कोई बाइक वाला आता है और उस रिक्शे पे पैर लगा लेते, तो क्या होता है, वो उसके पास तो मोटर बाइक है, वो तो इंजन से चल रहा है, तो उसको पेडल नहीं करना पड़ेगा, उस रिक्शे की स्पीड तेज होगी। जब उसी डायरेक्शन में उसको पुश किया गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। सो यहाँ पे भी ये होता है, बोट की जो भी हमारी स्पीड है इसमें प्लस हो जाती है स्ट्रीम की स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो भी आपकी बोट की स्पीड है साथ में स्ट्रीम की स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है, ये होता है डाउन स्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम तो इसका ऑपोजिट है। अब मैं भाग रही हूँ या मैं चल रही हूँ और यहाँ से कोई मुझे पीछे को पुश, मैं बहुत तेज भागना चाह रही हूँ लेकिन कोई मुझे पुश करे जा रहा है, तो क्या होगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड जो होती है स्ट्रीम की वजह से वो स्पीड कम हो जाती है, आपको ये याद रखना है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। कि जितनी स्पीड से, ऐसे कोई चीज जा रही है, जितनी स्पीड से इस तरफ को धक्का दे रही है बोट की स्पीड क्या होगा, जितना तेज उसको जाना, तो उसको क्योंकि धक्का मिल रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अपस्ट्रीम इज बी माइनस एस एंड डाउन स्ट्रीम इज बी प्लस एस। ठीक है, अब इसको ये मत कर देना कि हाँ प्लस माइनस तो याद है, यहाँ पे एस माइनस बी कर दिया। भैया बोट की स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो यही है कि बोट की ज्यादा होगी, उसमें से स्ट्रीम जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड को माइनस करते हैं। और अगर ये कंसेप्ट याद ना रहे, सिंपल अल्फाबेटिकली कर लेना, बी पहले आता है इसलिए बी माइनस एस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। So now a motor boat whose speed is 18 किलोमीटर in still water। still water का क्या मतलब है कि कोई लहरें वगैरह कोई स्ट्रीम नहीं है, still water में उसकी इतनी स्पीड है, क्योंकि हमें पता है अगर अप स्ट्रीम होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन still water में 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। नाउ इट टेक्स 1 hour more to go 25 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता चल गया, डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब वो कह रहे हैं अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। क्यों 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा जब वो अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, तो इसलिए अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगता है। इसको आप थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हो, आपने देखा होगा जब भी कभी मान लो आपको ऐसे बोल दे कि बेटा 20 फ्लोर ऊपर जाना है, सो ऊपर चढ़ने में ज्यादा आफत आती है, नीचे से लगता है भाग भाग के नीचे उतर जाएगा, पता ही नहीं चलता। सो अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, जैसे फ्लो के साथ, ग्रेविटी के फ्लो के साथ भगते हुए नीचे आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, चलो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये जो स्ट्रीम की स्पीड है जिसकी वजह से बोट की स्पीड कम ज्यादा हुई होगी वो हमें निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स राइट, let the speed of stream, इसको हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। हमें तो नहीं पता कि कितनी है भैया उसकी स्पीड, हमने x ले ली। ठीक है, अब बोट की स्पीड जो है अप स्ट्रीम अगर वो जा रहा है तो बोट की स्पीड क्या होगी बच्चे, वैसे हमारी बोट की स्पीड कितनी है 18, अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है माइनस होता है, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर डाउन स्ट्रीम जब वो जाएगा, सो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी, हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी 18, इसकी ओरिजिनल स्पीड, और क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो जितनी भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने कंसेप्ट आपको भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बताया सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। एक है हमारा अपस्ट्रीम का केस, एक है हमारा डाउन स्ट्रीम का। यहाँ पे भी तो कंपैरिजन किस में है, टाइम में कंपैरिजन दे रखा है कि उसको 1 घंटा ज्यादा लगा। सो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, अभी हमने निकाला, अपस्ट्रीम में स्पीड है 18 माइनस एक्स, तो टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा भैया, डिस्टेंस कितना है 24, सो 24
अपॉन में 18 माइनस एक्स। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, स्पीड कितनी है x प्लस या 18 प्लस एक्स, ऐसे ही लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। वैसे तो देखो प्लस है तो x प्लस 18 लिखो या 18 प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है, बट स्टिल। सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 24 अपॉन में स्पीड 18 प्लस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे तो और ज़्यादा सिंपल हो गया कि भैया अगर वो अब आपको वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस 1 घंटे का, लेकिन अरे भाई अपस्ट्रीम वाले टाइम में से डाउनस्ट्रीम वाला टाइम माइनस करें कि डाउनस्ट्रीम वाले टाइम में से अपस्ट्रीम वाला टाइम माइनस करें। सो ये तो बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है भैया अपस्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये क्या हो गया, ये बड़ा नंबर आएगा, डाउनस्ट्रीम आने में कम टाइम लगेगा। ठीक है ना। सो यहाँ तो सिंपल ही है कि हमेशा अपस्ट्रीम वाले में से डाउनस्ट्रीम वाला माइनस होगा। कितना डिफरेंस है दोनों में, 1 घंटे का। सो अब यहाँ पे लिख लो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ पे आगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा, 24 कॉमन ले लो। सो ये आ गया 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। चलो अब ये हो गया हमारे पास 24, और यहाँ पे देखेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और ऊपर यहाँ पे माइनस वाला है तो ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस वाला आ जाएगा। अगेन ब्रैकेट में लिखना ताकि कोई साइन की कंफ्यूजन ना हो। इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 24 को उधर भेजना चाहो पहले ही भेज देती हूँ मैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 एंड प्लस एक्स अपॉन में, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, जब भी सिचुएशन हो तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहे तो नॉर्मल कर लेना, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, फिर 18 को x से करो, फिर इसको इससे करो, फिर इससे करो, कट जाएंगे। ठीक है, सो अब 18 का स्क्वायर करो 324 आ जाएगा, एंड माइनस क्या है b का स्क्वायर, b क्या है x स्क्वायर, और इक्वल्स टू में यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 1 मिनट, यहाँ पे कट हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, नहीं x से x कैंसिल नहीं होगा, दोनों प्लस के हैं, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 2x अपॉन में वी हैव 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 48x आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है एज इट इज रहेगा। चलो अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का इधर ले आएंगे, सब प्लस की प्लस का हो जाएगा। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे 48x तो एज इट इज है, एंड इसको अगर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब तो हमें सिर्फ उसके रूट्स निकालने हैं। सो यहाँ पे देखो 324 का पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि हमें फैक्टर्स पता चल जाए। सो इसको 2 से करेंगे, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 से, फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, 3 से कर लो, ये हो जाएगा 2, देन 21 7, फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 9, 3 3 3 1। अब इसके फैक्टर्स देखो क्या बन सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। फैक्टर्स आपको भी ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, 6 लेंगे अगर हम एक, और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 50, 4 ये आ जाएगा 6 7 8 9 10। यस, तो 54 और 6 मिल जाएंगे फैक्टर्स, क्योंकि देखो 54 में से अगर आप 6 को माइनस करो तो क्या आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 48 आ गया हमारे पास, है ना। सो देयरफॉर फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 6 और 54। जब भी ऐसे है कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर ध्यान से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हो तुम्हें लगे यार किसी क्वेश्चन में फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे, तो यहाँ पे ये नहीं कि एग्जाम में लगे हुए हैं फैक्टर्स बनाने में, अगर लगता है टाइम ज्यादा लग जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी बट एटलीस्ट टाइम बच जाएगा आपका। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाला बड़े वाले के साथ 54 है तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, साथ में माइनस 6x कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। सो ये आ गया माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास हो गया x कॉमन, ये आ गया x
प्लस 54 और यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 प्लस चाहिए ना हमें अंदर, सो ये आ गया 54 इक्वल्स टू 0। सो एक आ गया x माइनस 6 और एक आ गया x प्लस 54। सो x की क्या वैल्यू आ गई, इसको 0 के इक्वल रखोगे x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 54 आ जाएगा। अब x क्या लिया था हमने, स्पीड ली थी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर स्पीड क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्टीम की जो स्पीड है वो, अरे आजा भाई, कितनी है। सो ये आ गया हमारे पास, इट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा ये टैप वाले क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में ही थे, अब क्या किया, जब रैशनलाइज सिलेबस हुआ तो इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से हटा दिया। हमें लगा ठीक है भाई इस लेवल के बच्चों को क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब सैंपल पेपर्स आए या और जब बोर्ड के पेपर आए तो ये क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी से क्वेश्चन हट गए, बेस नहीं, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो कंसेप्ट समझेंगे हम, ताकि इस टाइप का कोई भी, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऐसे वर्कर वाले या ऐसे टैप वाले जिसमें ऐसे देखोगे इतने दिन में इतना काम हो रहा है, इस टाइप की जो क्वेश्चंस है ना, इसमें एक ही कंसेप्ट लगता है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो 2 टैप्स टुगेदर, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर कंसेप्ट पे जाएंगे। 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। इतना टाइम लगता है दो टैप्स को एक साथ पानी भरने में। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये समझ में आया है कि बार बार जिसके बारे में बात हो रही है, एक तो भाई कोई टैंक है जिसको भरने की बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके का हमारा टैंक हो गया। अब यहाँ पे टैप्स लगी हुई है, ठीक है। अब एक टैप है भाई, उसका डायामीटर कम होगा, और एक जो टैप है उसका डायामीटर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है द टैप विद लार्जर डायामीटर, मतलब एक टैप हमारी छोटी वाली है, इसमें से कम पानी आएगा ऑब्वियसली, ये टैप ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से 2 टैप है, मान लो ये हमारी टैप ए हो गई, ये हमारी टैप बी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि जो लार्जर डायमीटर, मतलब जो टैप बी है हमारी, उसको 10 घंटे कम लगते हैं किससे, टैप ए से। तो हम मान लेते हैं कि टैप ए को x आवर्स लगते हैं टैंक भरने में। ठीक है, तो टैप बी को कितना टाइम लगेगा, टैप बी को अभी उन्होंने बोला कि 10 घंटे कम लगेंगे, मतलब अगर ये 15 घंटे में भर रहा है तो ये 5 घंटे में भर देगा, ये डिफरेंस हो गया दोनों का। अब जो हमारा कंसेप्ट है, जो बहुत ध्यान से तुम्हें समझना होगा, बहुत सिंपल करके मैं समझाऊंगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भैया आप लोग 5 दिन में 5 डेज में 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, क्या बोला मैंने, 5 डेज में 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। सो मैं आपसे पूछूंगी इसका मतलब बेटा 1 डे में कितने चैप्टर्स करोगे, 10/5 करेंगे, है ना। क्या किया हमने, इसको अपॉन में ये कर दिया, 10/5 किया, 2 चैप्टर। क्या कैलकुलेशन निकल के आई कि अगर 5 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो आपको 1 दिन में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसी को ही अगर मैं बोलूं कि चलो 2 दिन में, अभी तो तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा है, 2 दिन में 1 चैप्टर करो, 2 दिन में 1 चैप्टर करो, ये तो तुम यहाँ पे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। 2 दिन में अगर 1 चैप्टर करना है तो मतलब 1 दिन में कितना करोगे, 1 दिन में 1/2, मतलब आधा चैप्टर होगा। भाई जब 2 दिन में मुझे 1 चैप्टर खत्म करना है तो 1 दिन में आधा चैप्टर आज, आधा चैप्टर कल, ऐसे ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये किया हमने 1/2, ठीक है, इसमें हमने किया 10/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा बेसिक सा है। अब यहाँ से तुम्हारा आगे आएगा जो कंसेप्ट निकल के। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि x आवर्स में एक टैंक भर रहा है, x आवर्स में एक पूरा टैंक भर रहा है, x आवर्स में पूरा एक टैंक भर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, जैसे हम कहते हैं 2 दिन में 1 चैप्टर हो रहा है, 1 दिन में कितना चैप्टर होगा, इसी तरीके से x आवर्स में 1 टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/2 किया था, 10/5 किया था। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 1/x, कितना टैंक भरा,
1/x। अब हो सकता है कि जैसे बिल्कुल इतना सा फ्रैक्शन में आ रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्या पता है x कितना है, जितने भी मान लो 4 घंटे लगते हैं पूरा टैंक भरने में, सो 1 घंटे में 1/4 टैंक भरेगा। समझ रहे हो कंसेप्ट? सॉरी, देखो ना, अगर 4 आवर्स में, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 4 आवर्स में ये वाला टैंक पूरा भर रहा है और मैं आपसे पूछूं कि बच्चे 1 आवर में कितना भरा होगा, तो आप कहोगे 1/4 टैंक। अगले 1 आवर में आधा हो जाएगा, उससे 1 घंटे में और आगे बढ़ेगा, और उससे 1 घंटे में 4 घंटे में पूरा टैंक भर गया। तो यहाँ पे हमने देखा अगर x आवर्स लगते हैं एक टैंक को भरने में, सो 1 घंटे में 1/x इतना जो टैंक है वो फिल होगा। ये कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा हमेशा टैप वाले क्वेश्चन में, जिसमें खुद आपको ये करना होगा, जो भी आपको दे रखा है वो तो आपने यहाँ तक ले लिया, फिर आप देखोगे कि दोनों में 1-1 घंटे में वो कितना भर रहे हैं पानी। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं एंड इसको रब करके आप क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अब हम दोनों का 1-1 आवर का निकाल लेंगे। सो टैप ए की अगर मैं बात करूँ तो टैप ए 1 आवर में कितना टैंक भरेगी, 1/x। ठीक है, क्योंकि उसको x आवर लग रहे हैं। इसी तरीके से टैप बी जो है वो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगी, 1/x - 10। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? इधर तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसने क्या बोला था। 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर्स। अब दोनों टैप्स मिलके, मतलब टैप ए और टैप बी दोनों मिलके कितने आवर्स लगा रहे हैं, 9, 3/8। इसको जरा उसमें कर लेते हैं, 9 × 8 72, 73, 74, 75। सो ये आ गया 75/8। इतने आवर्स लग रहे हैं उसको। अब दोनों टैप मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में दोनों टैप्स एक साथ चला दी, 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा। जब पहले हमारा पूरा टैंक भर रहा था इतने आवर्स में, ये बेसिकली x हो गया ना हमारा। सो अब टैंक कितना भरेगा, दिस अपॉन में, जैसे हम x कर रहे थे, सो यहाँ पे क्या होगा, अपॉन में आ गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इतना टैंक जो है, मतलब टैंक का इतना पोर्शन जो है वो हमारा फिल हो जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, आई नो कंसेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर अभी आपको ये अच्छे से कंसेप्ट, बिकॉज अभी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हो, सो अभी तुम आराम से आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी अगर एक क्वेश्चन में देके कंसेप्ट समझ में आ गया ना, सो फिर वो कंसेप्ट तुम पूरा साल तुम्हें दिमाग में रहेगा, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ मैं। टैप ए को x घंटे लग रहे थे, टैप बी को x - 10 आवर्स लगा था, इतना टाइम लग रहा था उन्हें टैंक भरने में। ठीक है, हमने इन सबका निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा है। सो हमने देखा टैप ए 1 घंटे में 1/x इतना टैंक भर रही है, टैप बी 1 घंटे में 1/x - 10 इतना टैंक भर रही है। ठीक है, टैंक हो गया अपॉन में जितना टाइम लग रहा है, टैंक अपॉन में टाइम। इधर क्या किया हमने, दोनों मिलके इतने घंटे लगा रहे हैं, दोनों मिलके इतने घंटे लगा रहे हैं। सो हमने कहा कि 1 घंटे में दोनों ने मिलके कितना करा होगा। सो दोनों ने मिलके 1 घंटे में, अगेन टैंक अपॉन में टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल हो गया, इतना टैंक भर दिया। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ में आ गया। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। अब इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई, यहाँ पे हमें दे रखा है 1 घंटे में टैप ए ने, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, 1 घंटे में टैप ए ने इतना टैंक भरा, और 1 घंटे में टैप बी ने कितना टैंक भरा, इतना टैंक भरा, और ये दोनों अगर हमने एक साथ चला दिए तो कितना टैंक भरेगा, 8/75। क्या ये इक्वेशन आपको क्लियर है? दोबारा से देखो, टैप ए ने 1 घंटे में इतना टैंक भरा, टैप बी ने 1 घंटे में इतना टैंक भरा, दोनों को मिला दिया और हमने कहा दोनों ने साथ में इतना टैंक भरा। सो यहाँ से आ गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा x एंड देन x - 10। सो यहाँ पे x है, ऊपर x - 10 चाहिए, इधर लिख दिया हमने x - 10 प्लस यहाँ पे x - 10 x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, ये आ गया 8/75। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, x + x, ये आ गया 2x - 10, अपॉन में जाए तो x को मल्टीप्लाई करो x से, x² x × 10, 10x आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 8/75। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो ये हमारा 75 मल्टीप्लाई होगा 2x - 10 से, और 8 हमारा मल्टीप्लाई होगा x²
माइनस 10x से। सो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 करते हैं। सो 75 इंटू, अच्छा 10 इंटू 2 होगा, 5 2 ज़ा 10, देन 7 2 ज़ा 14 15। सो ये आ गया 150 x माइनस 75 इंटू 10 करेंगे 750 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 80x। चलो आप सबको इन सबको, अच्छा ये पॉजिटिव है, इन सबको उधर ले जाते हैं। सो ये हो गया हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 150x, एंड इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस कर दो, ये आ गया 0, देन 8 9 10 11 12 13 एंड 1। सो ये आ गया हमारे पास 230x, एंड ये आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं, अगर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको हटाते रहते हैं। जैसे 8 तो कॉमन है नहीं क्योंकि 23 नहीं आता, ठीक है, 75 भी नहीं आता, बट 2 के टेबल में आ रहे हैं सारे, 2 से कर लें या 4 से करें, 4 से भी नहीं होगा, 2 से करते हैं। सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, बेसिकली हमने 2 कॉमन ले लिया। सो ये आ गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 2, सो इसको करेंगे, ये आ जाएगा 1, एंड ये आ जाएगा 1 और 5x, एंड देन प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 15 की जगह 7, और ये आ गया 5 इक्वल्स टू 0। अब 2 को उधर भेज देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई बच्चे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, सो हमें 375 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 375 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20, देन 7 4 ज़ा हो जाएगा 28 29 30। सो ये आ गया 30, देन 4 इंटू 3 इज़ 12, 13 14 15। सो ये आ गया 1500। सो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1500 आए और प्लस माइनस करने पे आए 115। बहुत सिंपल है भाई, 100 और 15। देखो ज़रा, 100 15 प्लस करो 115 आएगा, 15 इंटू 100 करोगे 1500 आएगा। तो बहुत आसानी से फैक्टर्स मिल गए। ये हो गया 4x स्क्वायर, बड़ा वाला क्या है माइनस का 100x लेना पड़ेगा, प्लस करना है तो ये भी माइनस का होगा 15x, देन प्लस 375 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 25 आ जाएगा, इधर 15 कॉमन ले लेंगे, सो ये आ जाएगा x माइनस का, एंड देन 15 2 ज़ा, और ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो ये आ गया 0। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास, ओला यहाँ पे x भी तो था, 4x माइनस 15 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 25 आ गया। सो ये आ गया x इक्वल्स टू 15/4, और ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 25। अब देखो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। सो अब हम देखिए x क्या लिया था हमने, टाइम लिया था कि टैप ए को कितना टाइम लगेगा। सो अगर मैं मान लूँ कि चलो x इक्वल्स टू हमने ये ले लिया 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो हमें बोला था कि टैप बी को इससे 10 घंटे कम लगेंगे, तो अगर इससे 10 घंटे कम करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा। सो देयरफॉर x हमारा 15/4 नहीं हो सकता। x क्या होगा, x हमारा होगा 25, मतलब जो हमारी टैप ए है उसको 25 आवर्स लगेंगे। इधर कर लेते हैं इसको, क्या क्या पूछा था हमसे, देखो अब हमसे पूछा था कि फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन फिल, ठीक है, पूरी टैप का, दोनों टैप्स का पूछा था। तो टैप ए को अगर 25 आवर्स लग रहे हैं तो टैप बी को कितना टाइम लगेगा, उसको 10 आवर्स कम लग रहे थे, यहाँ पे था ना x माइनस 10, सो 25 माइनस 10 मतलब उसको लगेंगे 15 आवर्स, ठीक है। तो टैप बी को 15 आवर्स और टैप ए को 25 आवर्स लगेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके ढंग से देखोगे तो ये टॉपिक, यही जो हमारा कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सो कंसेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कंसेप्ट समझने के लिए ही तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहे अच्छी बात है ना, अगर तुम्हें सिंपल लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, लेकिन उनको करना है, एक नहीं दो बार करो, लेकिन उन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां यहाँ क्वेश्चंस में तुम जगह जगह पे गलतियां करोगे ना, वो गलतियां तुम्हारी पकड़ी जाएंगी जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। ऑलरेडी चैनल पे पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, जो भी आपके एग्जाम्पल्स है, सब मैंने करा रखे हैं। सो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको एनसीईआरटी का
पूरा सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं इस वन शॉट के बाद। और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो इस चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।